बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां पर होती हैं खबरें, ऐसे शेयरों पर जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। और क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन। रिएक्शन समझेंगे संतोष जी से और खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि आखिर में बेचे रखें, बने रहें पोर्टफोलियो में, रखें कि ना रखें, एवरेजिंग करें कि क्या रखना चाहिए, रुख, ये तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। सही एक करके जरा कंपनी की स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात जरा एफडीसी की कर लेते हैं। एफडीसी में आपको बता दें कि आज जो है शेयर के अंदर एक टेक्निकल चार्ट पे जो है वो ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी 624 के आसपास चल रहा है, 8% ऊपर है और शेयर ने जो है वो 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर आज बनाया है। 658 रुपये 85 पैसे का ये आज का इंटरडे हाई है और ये 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी है। शेयर पिछले 5 कारोबारी सत्र में 11.5%, एक महीने के अंदर 30% की रैली आई है इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी। और आज जब हमने खबर बनाई थी करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी थी। अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है लेकिन फिर भी 8% से ज़्यादा की तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। एफडीसी लिमिटेड, क्या लगता है सर, अभी के ब्रेकआउट में कहाँ तक जा सकता है और क्या फ्रेश एंट्री की कोई सलाह है या फिर मुनाफा वसूल ले जिनके पास पुराना पड़ा हुआ है? नहीं, पहली चीज़ की फ्रेश एंट्री की तो सलाह एकदम नहीं होगी। वैल्यूएशन वाइज है, बहुत महंगा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं चूँकि फॉलो नहीं करता हूँ फार्मा स्टॉक्स को, मैं काफ़ी जो है कम फॉलो करता हूँ और मुझे दिख रहा है कि नंबर्स इनके ठीक ठाक हैं। बैलेंस शीट में चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ कैपेबिलिटी बिल्ड करने की बात दिख रही है, जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इनके इनकम को बढ़ाए। मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री से आपको एकदम अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप एक जो है 5 to 7% करंट मार्केट प्राइस के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि चार्ट में स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे दिख रहे हैं, तो आपको प्राइस पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर होल्ड करके रखें। ठीक है सर, तो ये फिलहाल राय जो है एफडीसी की पे निकल करके आती हुई। और चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और बात करते हैं पीएसयू कंपनी की जो है एनबीसीसी। एनबीसीसी पे आज खबर आई है कि एमटीएनएल के साथ कर लिया है कंपनी ने एमओयू। और ये जो एमओयू किया है वो इसलिए किया है कि कंपनी जो है एमटीएनएल के 13.88 एकड़ के लैंड पार्सल जो है, एक ज़मीन का जो टुकड़ा है, उसको डेवलप करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पंखा रोड में 1600 करोड़ रुपए में ये इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात यहाँ पर सामने निकल करके आई है एनबीसीसी में। और एनबीसीसी में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासा मोमेंटम है कंपनी के पास। इस समय करीब 81,300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। और सभी पीएसयू शहरों में जो गिरावट रही है उसके चलते यहाँ गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन आज 2.25% से ज़्यादा की मजबूती एनबीसीसी के शेयर में देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी? बाकी पीएसयूज़ के साथ ये भी करेक्ट हुआ है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी रैली रही है। अभी जो खबर आई है उसके चलते 2.25% आज ऊपर है। अभी क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए, एक तो चूंकि इसके मार्जिन काफ़ी कम रहती है, वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ जनरली। लेकिन अगर कोई मोमेंटम प्ले करना चाहता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 175 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। मोमेंटम अगर मिलता है तो ऊपर की तरफ 190 195 तक जा सकता है स्टॉक, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज पॉजिटिव हैं स्टॉक में। और तो एक स्टॉप लॉस से ज़रूर आप देख सकते हो, बट ऐसे चूंकि फंडामेंटली महंगा स्टॉक है, कम मार्जिन का बिजनेस है, तो मैं जनरली ऐसे बिजनेस को अवॉइड करता हूँ। चलिए, तो अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इस पर बहुत सारे सवाल आए हैं। उस समय हमने सवाल नहीं लिया क्योंकि बजिंग में शामिल था। कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के आज प्रश्न जो है वो कई लोगों ने पूछे हुए हैं, तो आपके इन प्रश्नों के उत्तर जो है हम इसी खबर के माध्यम से देते हैं। एचएसबीसी की तरफ से आपको बता दें कि रिपोर्ट आई है और आपको बता दें कि शेयर की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की गई है। बाय रेटिंग के साथ पहले इन्होंने जो लक्ष्य रखा था वो 600 रुपये था, अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 810 रुपये। और यहाँ पर जो है कंपनी की जो विस्तार योजनाएं हैं उसको देखते हुए जो है यहाँ पर ये लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। आपको बता दें उनका कहना ये है कि अभी करंट लेवल पे भी जो है वैल्यूएशन जो है वो उन्हें आकर्षक लग रही है। तो जो रैली आ चुकी है उसके बावजूद उनका मानना ये है कि ये जो है अभी भी यहाँ पर अच्छी खासी रैली आ सकती है और वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रही है। 810 का लक्ष्य दिया गया है, 675 का भाव है। जिन लोगों ने लिया हुआ है सर लोअर लेवल पे, उन्हें क्या करना चाहिए? ऊपर कहाँ तक जा सकता है और इस सेक्टर की बढ़त आप को कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस जो है करंट अर्निंग्स पे जो और करंट मार्केट प्राइस जो है उस पे तो काफ़ी महंगा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ पूरे सेक्टर में जो हुई है वो हुई है कि यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
और जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो काफ़ी जो है एक्टिव हैं और काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। चूंकि स्टॉक काफ़ी महंगा है तो मैं तो करंट लेवल पे अवॉइड करूंगा कोई भी सलाह देने से। और लेकिन अगर आपके पास है तो 640 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। महंगा है शेयर। इसमें अगर आप देखें इस कंपेयर करें सेनको गोल्ड से जो कि थोड़ा सा सस्ती ज्वेलरी है और ब्रांड वैल्यू इतना नहीं है। कल्याण का ब्रांड वैल्यू काफ़ी बड़ा है। सेनको मुझे लगता है कि रिलेटिवली प्राइसिंग वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन नॉट एट दिस लेवल, थोड़ा थोड़ा करके सेनको देख सकते हैं। कल्याण महंगा है, गिरावट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कल्याण महंगा लग रहा है सर, पीसी ज्वेलर्स कैसा लग रहा है? क्योंकि जब से ये कोटक के साथ इनका वन टाइम सेटलमेंट ड्यूज को लेकर के क्लैरिटी हुई है, उसके बाद से अच्छी रिकवरी जो है ओवरऑल सेक्टर के इन बाकी शेयरों में भी देखने को मिल रही है। आज पीसी ज्वेलर्स में 4% की तेज़ी है, 132 133 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में 7% की रैली देखने को मिली और एक महीने के अंदर अगर चार्ट दिखा सके हमारे पीसीआर की टीम तो 45% से ज़्यादा का रिटर्न इस तरह के बाज़ार में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो इतनी शानदार रैली के बाद क्या सलाह रहेगी आपकी पीसी ज्वेलर्स को लेकर के? देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स जो हैं शायद फैक्टर्ड हैं, क्योंकि बहुत अच्छी रैली जो है आप देखें कि तकरीबन जो है जुलाई महीने से लेकर अभी तक का हुआ है पीसी ज्वेलर्स में। लेकिन नंबर्स पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये टू कम, अभी तक तो दिख नहीं रहा है कि नंबर्स पे आने वाले टाइम पे अगर नंबर्स में कुछ सुधार दिखता है तो डेफिनेटली जो है लास्ट क्वार्टर डेफिनेटली एक नंबर्स थे जैसा दिख रहा था। और इसमें टैक्स के गेन बेसिकली ज़्यादा थे। इंटरेस्ट में जैसा आप बता रहे हो कि इनका कुछ एक टाइप हुआ है जिस कारण कि इंटरेस्ट आउटगो भी कम हुआ है कंपनी का। बट आई थिंक जो है चूंकि नंबर्स अगर साल भर के हिसाब से देखें और टीटीएम बेसिस पे देखें तो अभी भी 302 करोड़ का माइनस है फिगर। बट मुझे लगता है कि बेटर कंपनीज, आई थिंक टाइटन, सेमको, इवन फॉर दैट मैटर कल्याण ज्वेलर्स जैसा आपने बताया, बट नॉट एट दीज लेवल। इन कंपनियों में अगर आप देखें बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें बहुत क्लीन हैं, विजिबिलिटी है और ये टर्न अराउंड स्टोरी है। तो आई डोंट वांट टू गो फॉर द टर्न अराउंड का, क्योंकि बहुत सारा जो है गेन ऑलरेडी आ चुका है। बोल रफ्तार जो है गेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ चुका है। तो ये है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात हम कर रहे थे। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, वहाँ देखते हैं क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर न्यूमिरा ने शेयर की रेटिंग और लक्ष्य दोनों पे को बढ़ोतरी की गई है। रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी क्यों की गई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 5969 5971 कर दिया गया है। और इसके अलावा खबर ये भी है कि जो मानना ये है कि यहाँ पर न्यूमिरा का कि B2B सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की जो बढ़ती डिमांड है उसका फ़ायदा सीधे सीधे केन्स टेक्नोलॉजी को होता हुआ दिखाई देगा। और कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस सेक्टर को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है उसको लेकर के कुछ बातें कही गई हैं और कहा गया है कि 50,000 करोड़ डॉलर का निर्यात जो है वो 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूमिरा ने डिक्सन टेक्नोलॉजी पर भी लक्ष्य बढ़ा करके 15,567 रुपये किया है। और इसका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो की बिक्री अगर बढ़ती है तो उसका फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि खास तौर से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो फोकस जो है बना हुआ है सरकार का, उसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। केन्स टेक्नोलॉजी 13% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहा है। इस समय करीब 13.25% के आसपास की तेज़ी। वहीं अगर हम डिक्सन की बात करें तो डिक्सन में भी अच्छा खासा मूड जो है बना हुआ है और यहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को लेकर के जो उत्साह और जो इस तरीके के लक्ष्य एक्सपोर्ट्स को लेकर निकल के आ रहे हैं, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, उसका सीधा सीधा फ़ायदा इन कंपनियों को मिल सकता है। इन दो में से आपको कोई कंपनी पसंद है? देखिए, पसंद तो थी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी बढ़ चुका ऑलरेडी। केन्स जो है हमने जहाँ तक ध्यान आता है 2500 रुपये के आसपास रिकमेंडेशन दिया था, अब वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है केन्स टेक्नोलॉजी। और डिक्सन में भी अगर आप देखेंगे तो जो विस्तार की योजनाएं काफ़ी है, बहुत महंगा हो गया है शेयर ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि और केन्स में अगर आप देख लें तो ये सेमीकंडक्टर के लिए तकरीबन 2,500-3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। और इनको हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको जो है मंजूरी भी मिली है कि ये उसमें ओसैट लेवल पर जो है काफ़ी काम कर रहे हैं ये। और जो जहाँ पर चिप का जो कह लें कि उसमें टेस्टिंग होती है उसका काम करते हैं ये।
छोटी कंपनियों में ये सबसे बड़ा जो है इन्होंने विस्तार की योजना बनाई थी, और उसके कारण हमें ये पसंद था स्टॉक। मुझे लग रहा है कि इन दोनों स्टॉक्स को देखना चाहिए, बट नॉट एट दीज लेवल, तो क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुके हैं। जी। इसमें दूसरी एक कंपनी है सिरमा एसजीएस करके है। चूंकि इसमें सेमीकंडक्टर तो नहीं बनाती है, लेकिन ये कंपनी सिरमा जो है वो चिप जो है असेंबलिंग करती है यहाँ पर। और उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट 40% जो है ग्रोथ की बात कर रहा है रेवेन्यू में। तो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस सेटअप में केन्स के जैसा है, लेकिन केन्स सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ गया है, सिरमा अभी तक नहीं बढ़ा है। थोड़े नंबर्स इनके खराब रहे थे 1-2 क्वार्टर के, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी भी ठीक कर सकती है। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर जो है निकल करके आती हुई केन्स और डिक्सन पे। और इस बीच अनुपमा गुप्ता जी कह रही हैं, सर संतोष सर की आवाज़ बहुत कम आती है, उनसे कहिए थोड़ा तेज बोला करें। चलिए ठीक है, और भी अगर दर्शकों को कम आ रही है तो बताएं। संतोष जी एक नया माइक भी लेने वाले हैं, तो संतोष जी बहुत लंबे समय से लोगों की शिकायत आ रही है कि बाकियों की आवाज़ ठीक आती है, संतोष सर की आवाज़ कम क्यों आती है। थोड़ा सा संतोष जी थोड़े से मृदुभाषी भी हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा हो सकता है कि आवाज़ आप लोगों को थोड़ी धीमे सुनाई देती हो, लेकिन जल्दी जो है आप लोगों को स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगले जो है शेयर के बारे में ज़रा बातचीत कर लेते हैं, और वो ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। जेबीएम ऑटो को जानबूझ करके जो है हमने आज अच्छा खासा मोमेंटम है, और इसके शेयर को लाने के पीछे कारण ये था कि कल जो एक नई पॉलिसी आई है उसका फ़ायदा जो है वो इस कंपनी को सीधे सीधे होता हुआ दिखाई दे रहा है, देगा। और लेकिन बाकी ऑटो कंपनियों में कोई हलचल नहीं है। आपको बता दें कि नई जो है पॉलिसी आई है उसमें जो है 2 साल के लिए सरकार जो है 10,900 करोड़ रुपए की ईवी सब्सिडी स्कीम जो है सरकार ने अब वो शुरू कर दी है। नई योजना के तहत 14,028 ई बसों और 24.79 लाख दोपहिया और तिपहिया वाहनों को जो है इस पॉलिसी का लाभ होता हुआ सीधा सीधा दिखाई देगा। और इस साल की दूसरी छमाही में जेबीएम ऑटो की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो हम आपको बता रहे हैं कि इस साल की दूसरी छमाही में कंपनी को जो है इस नई पॉलिसी का फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। और आपको बता दें आज मोमेंटम में भी है शेयर, 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसको ज़रा हमने आज कार्यक्रम के शुरुआत में जब ऑटो शेयर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक ग्राफिक्स दिखाया था। एक बार जरा फटाफट अगर वो ग्राफिक्स अगर ऑन एयर दिखा दिया जाए कि सीधे सीधे किस तरह की सरकार की पॉलिसी आई है, उस सब्सिडी का किसका किसको फ़ायदा हो रहा है। तो जेबीएम ऑटो पे तो हम राय जानना चाहेंगे ही, पर इस पॉलिसी का किस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा वो भी ज़रा हम समझने की कोशिश संतोष जी के साथ करेंगे। जेबीएम ऑटो आज तो फिलहाल जो है 5% के आसपास चल रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ 9-9.5% और पिछले 6 महीने में करीब करीब 12.25% की बढ़त देखने को मिली है। चलिए स्क्रीन पर आपके है, आपको बता दें कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे जो है जो सब्सिडी का ऐलान किया गया है वो 3,679 करोड़ का है, जिसका फ़ायदा बजाज ऑटो, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत थी जो हमारी पीसीआर की टीम से। एक बार जरा ग्राफिक्स अगर संभव हो तो दिखा दीजिए। चलिए खैर सर, जेबीएम ऑटो पे आपकी राय क्या होगी? नहीं, जेबीएम ऑटो मुझे लगता है कि पहले तो काफ़ी चल चुका है। ओलेक्ट्रा ग्रीन और जेबीएम ऑटो ये 2 कंपनियां हैं जो कि काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लेकर जो ग्रीन बसेस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसेस बनाती हैं, ये कंपनियां इंडिया में 2 छोटी कंपनियां काफ़ी बड़ा काम कर चुकी हैं। लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, 130 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर है। मुझे लगता है कि और काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर आप स्टॉक को देखें, ऊपर में तकरीबन जो है 2300 रुपये आसपास, 2300-2350, और निचले स्तरों पर देखें 1750, 1800 के भाव पे कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी महंगा हो चुका है स्टॉक। मुझे लगता है कि ईवी में नेक्स्ट जो स्पेट है उसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स होंगे। जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन उतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो फाइनेंसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, चूँकि उस पर ये दोनों कंपनियां बेट नहीं कर रही थी, लेकिन अब चूँकि जो भी लोन होगा उसको बैक बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी के द्वारा होगा, तो मुझे लगता है कि ये 2 कंपनियां ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगी देन दीज 2 कंपनी। कंपनी का नाम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर? टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। और बनस्पत जेबीएम ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन के, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी साइज होगी उन दोनों कंपनियों के लिए, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के लिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी। चलिए ठीक है। और इस बीच जो है हमारी जो एक दर्शक हैं और उनकी तरफ से एक टिप्पणी आई हुई है दीप्ति भारद्वाज जी की तरफ से,
और वो कह रही हैं कि सब लोग संतोष जी की आवाज़ के पीछे सभी पड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ही स्वीट है। तो ये सर मतलब जो है प्रशंसक जो है वो आपके खुद ही जवाब जो है यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे प्रशंसक आपके यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं। और इस बीच जो है एक सवाल ले लेते हैं ज़रा। मिथिन बोस जी हैं, कह रहे हैं कि सर प्लीज़ मेरा सवाल भी ले लीजिए, बहुत दिनों बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अब इतने दिनों बाद पूछ रहे हैं तो ले लेते हैं सर। कह रहे हैं मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ पर सवाल बहुत कम करता हूँ। चलिए सर, थैंक यू सर। IRFC के ऊपर सवाल है, 163 की बाइंग है। कह रहे हैं अभी निकल जाऊं या एवरेज करूं, 5 साल का लंबा व्यू है। IRFC बहुत लोग ऐसे हैं जो लंबी अवधि का नज़रिया रख रहे हैं रेलवे के ऊपर, फंसे हुए हैं सभी, लेकिन कह रहे हैं कि 5 साल का नज़रिया है। 165 के आसपास अभी शेयर का भाव देखने को मिल रहा है और 163 की बाइंग है। तो आप तो फिलहाल बहुत भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको कि 2 रुपये का मुनाफा हो रहा है यहाँ पर। 5 साल का नज़रिया है सर। IRFC में क्या करना चाहिए? वैसे तो ज़्यादातर सवाल हमारे पास रेलवे पे नुकसान के ही आते हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए मेरी मैं क्या बताऊं, मतलब ये दो स्टॉक जो है, इरिडा, IRFC। IRFC, हाँ, NHPC, ये ये सब आपके आप पीछे पड़े समझिए हुए विपुल जी, मतलब ये दो जो स्टॉक्स हैं, अब हैं। एक एक का तो बिजनेस मेरे को काफी अच्छा समझ में आता है, इरेडा का, लेकिन काफी महंगा है। हम्म, दूसरी ये जो IRFC है, अगर आप इसमें बिजनेस देखेंगे, मुझे लगता है कि पूरी कंपनी में 40 लोग या 85 लोग काम करते हैं। कंपनी काम क्या करती है? सरकार के लिए, मतलब इंडियन रेलवे के लिए पैसे उठाकर देती है। एक तरह से कह लें कि फंड रेज करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे, और उसका उसको कमीशन मिलता है। तो बिजनेस समझना कि ये कमीशन जो मिल रहा है इनको, और लगातार आप देखें 3-4 सालों से इनके कमीशन इनकम एकदम फ्लैट रही है, 6,000 करोड़ के आसपास का मिलता है, और एक ऑलरेडी इतना बड़ा गेन आ चुका है। ये कमीशन इनकम जब भी बिजनेस में आते हैं, तो आप अगर क्रेडिट रेटिंग के लिहाज से अगर देखें कि कमीशन इनकम, उसको काफी लो माना जाता है, क्योंकि कमीशन कभी भी आपका जा सकता है। अब उसमें परपेचुइटी में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वैल्यूएशन भी काफ़ी मुश्किल होते हैं ऐसी कंपनियों के। और मैं जहां पर समझ नहीं आती चीज़ें उससे दूर रहता हूं, और इन दोनों कंपनियों में मैं ये सलाह देता हूं कि एटलीस्ट, मुझे तो कभी नहीं लगा, मतलब ये 70 रुपए के भाव पे था तब भी नहीं अच्छा लगता था, और 200 रुपये हो गया तब भी मुझे समझ में नहीं आया क्यों बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मुझे एकदम, क्योंकि वैल्यूएशन जब हम लोग फंड मैनेज करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, तो काफ़ी बारीकी से देखते हैं, और उस चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमारे दायरे के, जो हमारी स्टडी है या हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर रहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ें बाहर रहती हैं, कितनी भी अट्रैक्टिव हो, हम नहीं लेते हैं उसको, और वैसा सलाह भी नहीं देते हैं। चलिए तो ठीक है, ये रहा यहाँ पर IRFC के ऊपर निकल करके आती हुई, और इसी के साथ अब रुख कर लेते हैं इस सेगमेंट को समाप्त करने का। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।